अकाउंटिंग की दो ब्रांचेस है हमारे पास। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरी है मैनेजरियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर एक्सटर्नल यूज ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन कौन हैं? ये हम जानते हैं कि इन्वेस्टर्स में शामिल हैं हमारे शेयर होल्डर्स, और बैंक्स, और क्रेडिटर्स मीन्स वो लोग जो कर्ज देते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे साथ बिजनेस में ऐड होते हैं और ये लोग बिजनेस को पैसा देते हैं। इन लोगों की डिसीजन मेकिंग के लिए, इन लोगों के यूज के लिए हम जो अकाउंटिंग बनाते हैं उस अकाउंटिंग का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अब तक हमने मुख्तलिफ लेक्चर्स में, मुख्तलिफ कोर्सेज में पढ़ी है। एक अकाउंटिंग जिसको अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मैनेजरियल अकाउंटिंग। यहाँ पे एक वर्ड है फॉर एक्सटर्नल यूज और यहाँ पे एक वर्ड है फॉर इंटरनल यूज। मैनेजरियल अकाउंटिंग की कोई भी प्रोडक्ट पब्लिश नहीं की जाती। पब्लिश से मुराद है कि वो पब्लिक को अवेलेबल नहीं होती। पब्लिक को अवेलेबल इसलिए नहीं होती कि इसकी ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए है। ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर मैनेजर्स हैं उनकी डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग किस चीज़ की है? ये डिसीजन मेकिंग है रिगार्डिंग कॉस्ट, बेनिफिट्स एनालिसिस, इम्प्रूवमेंट्स। कि ऑर्गेनाइजेशन में हम कॉस्ट इम्प्रूवमेंट्स कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को कम कैसे कर सकते हैं, हम अपने कॉस्ट बेनिफिट कैसे हासिल कर सकते हैं। एनालिसिस किए जाते हैं कि कैसे, किस ऑप्शन से कॉस्ट कम आती है, किस ऑप्शन से कॉस्ट ज़्यादा आती है। मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है वो असल में बेस्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग पे। मैनेजरियल अकाउंटिंग की जो बेस है वो है बेस्ड ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग से मुराद किसी भी प्रोडक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना। कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद हम उस कॉस्ट की बेस पे जब डिसीजन मेकिंग करना शुरू करते हैं कि हम किस तरह से कॉस्ट कम कर सकते हैं, किस तरह से बेनिफिट निकाल सकते हैं, किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड क्या रखना चाहिए, हमें कॉस्ट उससे ज़्यादा रखनी चाहिए या कम रखनी चाहिए, जब उसकी बुनियाद पे हम फैसला करने जाते हैं तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बनती हैं, मुख्तलिफ एनालिसिस बनते हैं। वो रिपोर्ट्स और एनालिसिस भी न्यूमेरिक्स होते हैं, वो भी अकाउंटिंग है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है मैनेजरियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की बुनियाद पे, कॉस्ट अकाउंटिंग के को सामने रखते हुए हम मैनेजरियल अकाउंटिंग की तरफ जाते हैं। तो इसका यूज़ सिर्फ इंटरनल है, इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी यूज़ के लिए इसको ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को मैनेजरियल अकाउंटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग जो एक्सटर्नल यूज़ जिसमें आता है उनके लिए है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, रेशियोज करते हैं। ये सब कुछ हम करते हैं फॉर एक्सटर्नल पर्पसेस। तो एक्सटर्नल पर्पस के लिए अकाउंटिंग और है। हमने जो शुरू करना है, जिसकी हमने बात की है शुरू, वो है मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग जैसे मैंने बताया कि ये बेस करती है कॉस्ट पे। कॉस्ट की हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, हमें सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेने ताकि हम मैनेजरियल अकाउंटिंग पे आगे बढ़ सकें। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट की टाइप्स क्या हैं, ये कॉन्सेप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है। इस कॉस्ट के अंदर हमारे पास दो हेड्स बन जाते हैं कॉस्ट में।
एक हेड बन जाता है जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से मुराद वो कॉस्ट है जो अशिया को बनाने पे हम लगाते हैं। अशिया की प्रोडक्शन पे लगने वाली कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट मींस जो अशिया हमने सेल करनी, फॉर द पर्पस ऑफ सेल जो चीजें हम बनाते हैं वो हमारी प्रोडक्ट कहलाती है। उसकी कॉस्ट, उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने का नाम है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट है, इसको हम कहते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसी का नॉन मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट का दूसरा नाम है पीरियड कॉस्ट, एक अरसे की कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट भी हम कह सकते हैं इसको, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसे हम पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। इन दोनों की हमारे पास आगे कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स की तरफ हम चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, पहला हिस्सा, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मींस किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज दरकार होती है वो उसका बेसिक मटेरियल होता है। बेसिक मटेरियल से मुराद वो तमाम चीजें हैं, वो तमाम आइटम्स हैं, वो तमाम गुड्स हैं, गुड्स और मटेरियल्स which are primary part of a product। एक प्रोडक्ट का बुनियादी मटेरियल उसे हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। इसकी एक सबसे अच्छी निशानी है, वो है इजीली ट्रेसेबल। इजीली ट्रेसेबल मींस किसी भी प्रोडक्ट को देखते ही जब आप पहचान जाएं कि ये प्रोडक्ट इस चीज से बनी हुई है, तो आपके सामने जो इजीली ट्रेसेबल मटेरियल आपको नजर आया वो उसका डायरेक्ट मटेरियल है। मिसाल के तौर पे कोई लकड़ी की चेयर बनी हुई हो तो आपको कहा जाए कि ये किस चीज से बनी हुई है, तो आप फौरन ये कहेंगे कि इसका डायरेक्ट मटेरियल वुड है। अगर कोई चेयर स्टील से बनी हुई है तो आप उसे देखते कहेंगे कि इसका डायरेक्ट मटेरियल स्टील है, क्योंकि वो इजीली ट्रेसेबल है, दिखने में नजर आता है। अच्छा, कोई साइकिल अगर आपके सामने रखी जाए तो आपसे पूछा जाए इसका डायरेक्ट मटेरियल क्या है, तो इजीली ट्रेसेबल हमारे सामने ये होगा कि उस साइकिल का सबसे प्रोमिनेंट पार्ट उसकी बॉडी है, उस बॉडी में आयरन इस्तेमाल हुआ है, तो आयरन उसका डायरेक्ट मटेरियल है। और उसके अंदर कुछ लेदर भी यूज होता है, तो लेदर भी उसका डायरेक्ट मटेरियल जो हमें बिल्कुल वाज़े सामने नजर आ जाता है। उसके अंदर कुछ रबड़ यूज हुआ है जिससे उसके टायर बनाए गए हैं, तो वो भी हमें इजीली ट्रेसेबल सामने नजर आता है। इसके अलावा भी साइकिल के अंदर बहुत सारी छोटी मोटी और चीजें लगी हुई होती हैं, वो भी मटेरियल है, बट दैट इज नॉट डायरेक्ट मटेरियल। हम उसे डायरेक्ट मटेरियल नहीं कहते। डायरेक्ट मटेरियल इजीली ट्रेसेबल आइटम को कहा, जैसे किसी बुक के बारे में अगर बुक सामने रखे हुए कहीं इसका डायरेक्ट मटेरियल क्या है, तो इसका डायरेक्ट मटेरियल इसका पेपर है। किसी लैपटॉप को अगर आप देखें तो फौरन कहा जाएगा इसका डायरेक्ट मटेरियल इसकी स्टील और प्लास्टिक है। तो डायरेक्ट मटेरियल ये कहलाता है किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सबसे पहले नंबर पे जो चीज शामिल है उसे हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। तो ये हमारे लिए एक आसान समझने वाली बात है। उसके बाद दूसरा हिस्सा किसी भी प्रोडक्ट का जो उसकी कॉस्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट है वो उसका लेबर है, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर से क्या मुराद है? लेबर से मुराद ये है कि एनी ह्यूमन एफर्ट, कोई भी ऐसी ह्यूमन एफर्ट हो which gives primary shape
टू अ प्रोडक्ट, जो एक प्रोडक्ट को उसकी बुनियादी शक्ल दे दे, एक ह्यूमन एफर्ट करे और उससे उस प्रोडक्ट को उसकी जो शेप है, जो असल इसकी बुनियादी शेप है, वो मिल जाए। तो असल शेप से क्या मुराद है? हम यहाँ पे डायरेक्ट लेबर उससे कहेंगे कि एक चेयर, अगर आपने लकड़ी की, वुड की चेयर तैयार करनी है, तो उस चेयर को तैयार करने के लिए आपका जो डायरेक्ट लेबर होगा वो उस लकड़ी को काटेगा जिस लकड़ी से चेयर बनानी है। सबसे पहले उसे कटिंग करेगा, कटिंग करने के बाद उसकी स्लाइड्स बनाएगा, स्लाइड्स बनाने के बाद उसको जोड़ेगा और उसको एक चेयर की शक्ल देगा। तो ये जिसने काम किया है, इस पर्सन को हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। इस पर्सन को जो कुछ भी हम अदा करेंगे इसकी एफर्ट्स के बदले में, वो वेजेस कहलाएगा, और वो वेजेस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगी कि ये इस पर्सन की एफर्ट्स की कॉस्ट है, उस कॉस्ट को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कह दिया जाएगा, उसकी वेजेस को। तो ये दूसरा बेसिक कंपोनेंट है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, यानी कि वो पर्सन जो किसी प्रोडक्ट को वाज़े तौर पे सामने लेके आता है, बनाता है, उसकी बुनियादी शक्ल वाज़े कर देता है, हम उससे डायरेक्ट लेबर कहते हैं। तीसरा जो बड़ा आइटम है वो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड से जल्दी समझ आता है क्योंकि ये टर्म ज़्यादा आसान समझ आ सकती है और हमने सुन भी रखी है। फैक्ट्री ओवरहेड से क्या मुराद है? फैक्ट्री ओवरहेड से क्या मुराद है कि देखें, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एक फैक्ट्री चाहिए। कहीं भी बैठ के आप प्रोडक्ट को नहीं बना सकते, आपको एक काम को करने के लिए प्रोडक्शन हाउस दरकार होता है, उसमें तमाम फैक्ट्री की कॉस्ट शामिल है। फैक्ट्री कॉस्ट से मुराद उस फैक्ट्री का रेंट, वहाँ पे हीटिंग के एक्सपेंसेस, वहाँ के यूटिलिटी यानी पानी, बिजली और गैस वगैरह के एक्सपेंसेस, इसके अलावा वहाँ फ्यूल के एक्सपेंसेस, इसके अलावा वहाँ एयर कंडीशनिंग के एक्सपेंसेस, वहाँ पे जो भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फूड्स होते हैं, फैक्ट्री फूड्स जिन्हें हम कह सकते हैं, वो भी उसमें शामिल होगा। यानी कि फैक्ट्री के अंदर लेबर को के इस्तेमाल में आने वाली वो तमाम चीज़ें जो फैक्ट्री को रन करने के लिए रखी गई हैं, वो सब भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा होगा। इसके साथ साथ इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर, ये भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे हैं, कॉस्ट है। अब इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर क्या है, ये दोनों अगर बातें हमें समझ आ जाएं तो हमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। हमने अभी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के बारे में सुना कि डायरेक्ट मटेरियल है वो ट्रेसेबल गुड्स या मटेरियल जिससे कोई खास प्रोडक्ट प्रोमिनेंटली बनी है, प्राइमरीली बनी है, और डायरेक्ट लेबर वो पर्सन है जो प्रोडक्ट को प्राइमरी शेप देता है, वो उसका डायरेक्ट लेबर है, उसकी वेजेस को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहा जाएगा। लेकिन हर चीज को अगर आप गौर देखें तो उसमें कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो हिडन मटेरियल हैं, जो सपोर्टिंग मटेरियल हैं, जैसे किसी बने हुए फर्नीचर में लगा हुआ ग्लू या उसमें लगा हुआ कील, उसकी वो तमाम मेखें, उसके वो तमाम स्टेंसिल्स जो उसको बनाने में इस्तेमाल हुए, वो तमाम शेप्स जो उसको, वो तमाम रूल्स, पैमाने और मुख्तलिफ किस्म की पॉलिशेस जो उसको फिनिश करने के लिए इस्तेमाल हुई, ये तमाम चीज़ें इनडायरेक्ट मटेरियल में चली जाएंगी। इसी तरह से जैसे साइकिल की मिसाल मैंने दी, तो उस साइकिल में इनडायरेक्ट मटेरियल में ये आप शामिल कर सकते हैं कि आप जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक तो प्लास्टिक में, उसके अंदर एक वायर है, वो वायर भी इनडायरेक्ट मटेरियल में चली जाएगी। इसके बाद उसके अंदर कुछ नट्स लगे हुए हैं, तो वो नट्स भी इनडायरेक्ट मटेरियल हैं। उसको पॉलिश करने के लिए कोई ब्रश इस्तेमाल हुआ है, तो वो ब्रश भी इनडायरेक्ट मटेरियल है। वो टूल्स, वो इक्विपमेंट्स, वो तमाम चीज़ें जो फैक्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, जैसे हैमर है, जैसे फैक्ट्री का कोई टूल बॉक्स है,
ये तमाम चीजें इनडायरेक्ट मटेरियल में शामिल हो जाएंगी। इस तरह से इनडायरेक्ट लेबर भी होता है। इनडायरेक्ट लेबर कौन है? ये वो बुनियादी लेबर नहीं है जो चीजों को शेप देता है, बल्कि जब चीज को पॉलिश किया जाता है तो वो एक बनी हुई चेयर को पॉलिश कर रहा है, अब ये उसको फिनिशिंग दे रहा है, ये इसलिए इसका इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगा। जो पर्सन सपोर्टिंग लेबर के तौर पे काम कर रहा है वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगा। अगर किसी हॉस्पिटल में चले जाएं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेज तो डायरेक्ट लेबर कहलाएंगे, लेकिन उनके साथ जो असिस्टेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ टेक्नीशियंस हैं, वो इनडायरेक्ट लेबर हैं जो साथ साथ चलते हैं तो काम मुकम्मल होता है। किसी भी ऑपरेशन थिएटर में अगर आप डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर को पहचानना चाहें तो डॉक्टर्स और नर्सेज ये सब डायरेक्ट लेबर में जाएंगे। और अगर उनमें कोई ऐसा टेक्नीशियन है जो पर आज की बेस पे एक ऑपरेशन की टेक्निकल असिस्टेंस देता है, वो भी डायरेक्ट लेबर में जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा स्टाफ भी है जो ऑपरेशन थिएटर में हर वक्त मौजूद होता है और वो हर एक ऑपरेशन के साथ अटैच होता है, हर एक सर्जरी के रूम में वो मौजूद होता है, आईसीयू में मौजूद होता है। तो उस पर्सन को हम इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग में शामिल तो है लेकिन वो एक ख़ास प्रोडक्ट या एक ख़ास यूनिट के बनाने से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि वो पूरी फैक्ट्री या पूरे मैन्युफैक्चरिंग हाउस, प्रोडक्शन हाउस से ताल्लुक़ रखता है। इसलिए उसको हम डायरेक्ट लेबर किसी भी ख़ास प्रोडक्ट का कहने की बजाय इनडायरेक्ट कहेंगे, क्योंकि एक ऑपरेशन अगर होता है उसकी कॉस्ट जब कैलकुलेट की जाती है तो उसमें प्रोमिनेंटली मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल लिया जाएगा। बाकी जितनी भी कॉस्ट है वो ओवरहेड होता है पूरे हॉस्पिटल का। उस हॉस्पिटल में वो तमाम स्टाफ भी शामिल हो जाता है जिसकी तनख्वाहें लगी हुई हैं, जिन्होंने हर वक्त हॉस्पिटल में काम करना है, तो उनकी तनख्वाह का कोई एक पोर्शन हम किसी एक ऑपरेशन में जो है वो एलोकेट नहीं करते। इसलिए हम इस टोटल को शामिल करते हैं और टोटल को बना लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का वो पोर्शन जिसको हम इनडायरेक्ट लेबर कह रहे हैं। तो ये है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसमें तीन बड़े हिस्से हैं, जिसमें एक हिस्सा है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा हिस्सा है डायरेक्ट लेबर और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जिसे हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। अब आ जाए दूसरी साइड पे, पीरियड कॉस्ट या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें हमने वो तमाम आइटम्स शामिल करने हैं जिनका ताल्लुक प्रोडक्ट को बनाने से हरगिज नहीं है। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है, कॉस्ट which is not relevant to production। इसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक है एक खास अरसा गुजारने से। इनमें सबसे बड़ा हेड है सेलिंग एक्सपेंस। जब प्रोडक्ट बन जाती है तो उसको बेचना होता है, उसके बेचने की जो एफर्ट की जाती है उसमें सेलिंग एक्सपेंस सामने आता है। सेलिंग एक्सपेंस में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हेड्स हैं, जैसे सेलिंग के लिए हमें कमीशन देना पड़ता है, और हमें उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं, या हमें पैकिंग करनी पड़ती है, शिपिंग कॉस्ट इसमें शामिल हो जाती है, या फिर हमें सेलिंग एक्सपेंस के तौर पे एडवर्टीजमेंट्स, एड्स करवानी पड़ती हैं। ये हमारी सेलिंग एक्सपेंस में शामिल है। इसके अंदर एक और हेड भी है जिसको हम बोलते हैं मार्केटिंग एक्सपेंस। मार्केटिंग एक्सपेंस में मुख्तलिफ रिसर्च के एक्सपेंस भी शामिल हो जाते हैं, और इसमें डेवलपमेंट के एक्सपेंस भी शामिल हो जाते हैं। ये चीज़ों के आप कह सकते हैं प्रोडक्ट की डेवलपमेंट नहीं, बल्कि ये डिमांड की रिसर्च है। रिसर्च का अगर नेम याद रखें तो ये काफ़ी है। रिसर्च वर्क के लिए जो हम काम करते हैं वो सब पीरियड कॉस्ट कहलाता है। लेकिन अगर ये रिसर्च फॉर जनरेटिंग अ न्यू प्रोडक्ट होगी तो वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में चली जाएगी। तो ये रिसर्च कौन सी है? ये रिसर्च है फॉर सीकिंग द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट की डिमांड को पता लगाने के लिए जो रिसर्च की जाती है। मार्केटिंग एक्सपेंस, उसके बाद ये हिस्सा, उसके बाद एक बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है, उसे हम कहते हैं एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस।
तो ये वाले जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव में आप मजीद इसके बारे में कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव में जो शामिल हैं वो टैक्सेस हैं और सैलरीज हैं। सैलरीज से मुराद एडमिन स्टाफ की सैलरीज, डेप्रिसिएशंस जो हमारे एडमिन बिल्डिंग के या एडमिन एसेट्स के डेप्रिसिएशंस हैं ऑफ एडमिन एसेट्स। अगर डेप्रिसिएशन फैक्ट्री की होगी तो फैक्ट्री के जितने भी डेप्रिसिएशंस होते हैं वो FOH में या MOH में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में डाल दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं ये टाइप कर देता हूँ, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स। फैक्ट्री एसेट्स की जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी वो FOH में चली जाएगी, MOH में चली जाएगी। इसको आप MOH कह लें या FOH कह लें, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें हमारे वो टूल्स भी आते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह भी आते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे फैक्ट्री में काम आते हैं चीज़ों को बनाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस, सैलरीज, टैक्सेस, और इसको आप ऑपरेटिव एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, बिजनेस को रन करने के एक्सपेंसेस। न्यूज़पेपर शामिल है इसमें, यूटिलिटी ऑफ एडमिन बिल्डिंग शामिल है, यूटिलिटीज एक्सपेंसेस यानी कि गैस, बिजली और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये इसके पानी के एक्सपेंसेस जो एडमिन की बिल्डिंग में यूज होगा, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इनका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग से नहीं है बल्कि ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग है। इनकम स्टेटमेंट में ये लिखी जाएंगे फॉर फाइंडिंग द नेट प्रॉफिट। तो डेप्रिसिएशन ऑफ एडमिन एसेट्स हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, न्यूज़पेपर और यूटिलिटी एक्सपेंसेस, ये तब सब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ये थोड़ी कॉस्ट क्लासिफिकेशन है, इसे हमें याद रखना है ताकि हम नेक्स्ट चीजें कर सकें। कुछ कॉस्ट होती हैं कॉस्ट बिहेवियर की बुनियाद पे। कॉस्ट बिहेवियर, कॉस्ट की एक नौइयत भी हो सकती है, कॉस्ट की एक नेचर भी हो सकती है। इस नेचर की बुनियाद पे हमारे पास दो किस्म की कॉस्ट होती हैं। एक कॉस्ट कहलाती है जिसे हम कहते हैं ये है वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरी है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? Variable cost, cost which increases with increase in production units। जब आपकी प्रोडक्शन के यूनिट बढ़ते हैं तो आपकी ये कॉस्ट भी बढ़ जाती है। मींस जैसे जैसे आपके प्रोडक्शन यूनिट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी ये कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट के बारे में यह है कि ये वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के बढ़ने से नहीं बढ़ती। कॉस्ट विच रिमेन्स सेम विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन यूनिट्स। प्रोडक्शन यूनिट्स चाहे आप बढ़ाएं, चाहे आप कम करें, चाहे आप प्रोडक्शन को वैसे ही बंद कर दें, चाहे आपकी फैक्ट्री चले या फैक्ट्री ना चले, फिक्स कॉस्ट अकर होगा, फिक्स कॉस्ट बंद नहीं होगा। ये जैसे इसकी मिसाल है, मिसाल के तौर पे ये कौन सी कॉस्ट हो सकती है? जैसे रेंट होता है, फैक्ट्री का रेंट आपको देना पड़ेगा। फैक्ट्री का रेंट किसी सूरत आप अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे फैक्ट्री को रन करें या रन ना करें, ये देना होगा। इसके अलावा और भी कुछ लीज के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। लीज प्रीमियम, आपने कोई एसेट जो है वो किस्त पे ले रखा है, चाहे अब आपका प्लांट चले या ना चले, आपको लीज की वो किस्त देनी पड़ेगी, आपको रेंट देना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये वो फिक्स कॉस्ट हैं जो अवॉइड नहीं की जा सकती, जिनको आप रोक नहीं सकते, चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ये हमारे पास है फिक्स कॉस्ट। उसके बाद है हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा इसकी मिसाल दे दूं कि ये होती है, इसमें होती है डायरेक्ट मटेरियल, यानी कि अगर प्रोडक्ट बनेगी तो ये होगी। डायरेक्ट लेबर, अगर काम करेंगे तो ये होगा। एंड सम पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, FOH जिसे हम कहते हैं, या जिसको हम MOH भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट का कुछ पोर्शन भी वेरिएबल होता है। इसमें फिक्स में भी कुछ पोर्शन होता है, सम पार्ट ऑफ FOH फिक्स भी होता है और सम पार्ट ऑफ FOH वेरिएबल भी होता है। तो ये दोनों साइड्स पे लिखा जाता है, कुछ पार्ट वेरिएबल है और कुछ जो है वो फिक्स है। इसमें से फिक्स कौन सा होगा? जिसमें सैलरी शामिल है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ऐसे एक्सपेंसेस शामिल हैं जो होते हैं हर सूरत में। लेकिन वेरिएबल भी होता है, जैसे फैक्ट्री में लेबर काम करती है, अगर चेयर बनेगी तो पॉलिश होगी, तो इनडायरेक्ट लेबर तब होगा जब डायरेक्ट लेबर होगा। इसी तरह से अगर प्रोडक्शन होगी तो आपका एयर कंडीशनर चलेगा, अगर प्रोडक्शन होगी तो आपका हीटिंग का एक्सपेंस होगा या इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस होगा। तो ये वेरिएबल एक्सपेंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट वो है जो प्रोडक्शन बढ़ने से बढ़ जाए और प्रोडक्शन कम होने से कम हो जाए। फिक्स कॉस्ट वो है जो प्रोडक्शन के बढ़ने, कम होने या ना होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी फिक्स कॉस्ट कहलाती है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें वेरिएबल कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट ऐसे है कि इसका पर यूनिट का जो रेट है, पर यूनिट रेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट रेट जो है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। टोटल चेंज होता है लेकिन पर यूनिट सेम रहता है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास टोटल प्रोडक्शन सपोज है, जो कॉस्ट है हमारे पास, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट वो 10,000 है, और हमारी जो टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो हैं सिर्फ 1000। तो हमारी यूनिट कॉस्ट आएगी, इसको हम वेरिएबल यूनिट कॉस्ट कहेंगे, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों को डिवाइड करके जब हमारे पास आएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 10, तो ये 10 पर यूनिट हो गया। अब जितने भी आप यूनिट बढ़ाते जाएं, मतलब 1001 यूनिट तो 10 रुपए और बढ़ जाएंगे, 1002 यूनिट तो 10 रुपए और बढ़ जाएंगे, यानी कि हर एक यूनिट के बढ़ने से 10 रुपए का इजाफा। जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे जो हमारा फिक्स कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट वेरीज, फिक्स कॉस्ट वेरी करेगा विद पर यूनिट। पर यूनिट में फिक्स कॉस्ट चेंज होता रहता है। वो कैसे चेंज होगा? क्योंकि अगर आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट मौजूद है और उसका आपके पास एक फिगर मौजूद है कि हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो सपोज 1,00,000 है, और आपकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन चल रही है इस वक्त यूनिट्स में, प्रोडक्शन हमारी है 1000 यूनिट्स, तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना होना चाहिए? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 1 lakhs डिवाइडेड बाय 1000। तो ये बराबर किसके आ जाएगा? 100 पर यूनिट के। यानी कि अगर आपकी प्रोडक्शन खड़ी हुई है 1000 पे तो आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 1000 पर यूनिट है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है, इन केस प्रोडक्शन जो है उसमें इजाफा हो जाता है, प्रोडक्शन यूनिट्स हमारे 1000 की बजाय
2000 हो जाते हैं, तो फिर हमारा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगा। कितना होगा जी? ये हो जाएगा 1,00,000, वही अमाउंट, क्योंकि फिक्स टोटल में तो फिक्स है, यूनिट्स आपके चेंज हो जाते हैं तो ये आंसर बदल जाएगा, ये आ जाएगा 50 पर यूनिट। मींस हम ये कहना चाहते हैं कि फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स है, पर यूनिट में फिक्स नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट ये पर यूनिट में सेम है, पर यूनिट में फिक्स है, एक जैसी रहती है, लेकिन जैसे जैसे आपको प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वैसे वैसे टोटल जो है वो बदलता जाता है। अब अगर यहाँ हम मल्टीप्लाई कर दें 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 लाख। लेकिन अगर आप 10 पर यूनिट यानी कि 1,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें तो ये आ जाएगा 10,000। तो अगर आप इस यूनिट को 1,000 से 2,000 कर दें तो आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा, यानी कि 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20,000। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल बढ़ती रहती है, पर यूनिट में सेम रहती है, इसका पर यूनिट चेंज नहीं होता। फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है लेकिन इसका पर यूनिट तब्दील होता रहता है। तो ये हमारा डिफरेंस था वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स्ड कॉस्ट का। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं कॉस्ट के जिनका पता लगाना बहुत ज़रूरी है कॉस्ट में, उन्हें हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट से मुराद किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप बनाते हैं और उसको आप पहले किसी और पॉलिसी के मुताबिक बनाते हैं, बाद में आप उसको किसी और पॉलिसी या किसी और स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाते हैं, दोनों कॉस्ट में अगर डिफरेंस आ जाता है तो वो जो डिफरेंस होगा उसको डिफरेंशियल कॉस्ट कहा जाता है, कि दोनों कॉस्ट में जो डिफरेंस है। मींस किसी भी प्रोडक्ट को आपने एक साल में बनाया या एक पॉलिसी के मुताबिक बनाया तो वो बनी 5,000 की, अगर उसको आपने दूसरे साल या किसी दूसरी पॉलिसी के तहत बनाया तो वो बनी 7,000 की। अब 7,000 और 5,000 का जो डिफरेंस है वो है 2,000, दिस इज द डिफरेंस। तो ये जो 2,000 रुपए का डिफरेंस है ये डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाएगी, दो पॉलिसीज के दरमियान, दो ऑप्शंस के दरमियान डिफरेंस। दो ऑप्शंस के दरमियान जो डिफरेंस कॉस्ट है उसको डिफरेंशियल कॉस्ट कहा जाता है। Cost difference between two options is called differential cost. अब इसमें दो मजीद ऑप्शन भी पढ़े जाते हैं, उसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट से मुराद एनी इंक्रीज इन कॉस्ट with adopting another option. किसी भी दूसरे ऑप्शन को इंक्रीमेंटल कॉस्ट, किसी भी दूसरे ऑप्शन को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो उसकी वजह से अगर कोई इजाफी कॉस्ट हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है उसे हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहेंगे। डिफरेंशियल कॉस्ट का ही एक ये दूसरा नाम है। सपोज हम दो ऑप्शन रखते हैं। ऑप्शन 1, मेक अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाएं एंड हैव अ कॉस्ट ऑफ 5,000। आप एक प्रोडक्ट बनाएं एक खास तरीके से और उस पर आपको जो कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है वो 5,000 है। आप दूसरा ऑप्शन लेते हैं
दूसरा ऑप्शन क्या है, बाय दैट प्रोडक्ट, मेक के बजाय आप कहते हैं खुद बनाने की बजाय अगर ये खरीद ली जाए, बाय अ प्रोडक्ट एंड हैव अ कॉस्ट ऑफ 4500, अगर उसमें आपको कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है 4500 या 5500, तो आपकी यहाँ पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी या डिफरेंशियल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, विच विल बी 500। ये एक डिफरेंस है। इसको आप इसमें से 500 को इंक्रीमेंटल भी कह सकते हैं और डिफरेंशियल भी कह सकते हैं। आमतौर पे इंक्रीमेंटल का वर्ड तब इस्तेमाल किया जाता है जब ऑप्शन नंबर 2 में हमें कॉस्ट पहले से ज्यादा देख रहे हो, और डिफरेंशियल आमतौर पे तब यूज किया जाता है जब पहले से कॉस्ट कम हो, यानी कि 5000 की जगह 55 ना हो बल्कि 45 हो जाए, कम हो जाए, तो फिर हम इंक्रीमेंटल की बजाय डिफरेंशियल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। देन एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास which is called opportunity cost। opportunity cost क्या है? opportunity cost से मुराद है किसी भी opportunity को खो देने पे जो हमें नुकसान होगा। आप कह सकते हैं a benefit of an alternative foregone। एक ऑल्टरनेटिव है जिसमें से आप कुछ अर्न कर सकते थे, आपने उस ऑल्टरनेटिव को छोड़ दिया या उसको किसी एक दूसरे ऑप्शन के बदले छोड़ दिया। तो जो ऑप्शन आपने छोड़ा है उसमें से आपको जो बेनिफिट मिलना था वो बेनिफिट अब आप खो दिया आपने, तो वो क्या बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मींस आपके पास प्लान ए है, वो आपको विच गिव्स यू ₹5,00,000, 5 लाख रुपए का आपको वहां से गेन मिलता है, तो $5 लाख का गेन आपको मिलता है प्लान ए से। लेकिन आपके पास एक और प्लान भी है जिसे हम प्लान बी कहेंगे, वो आपको देता है गिव्स यू $7 लाख गेन, आपको वहां से मिलता है 7 लाख का गेन। अब इन दोनों गेन्स में से जारी बात है कि आप प्लान बी को अडॉप्ट कर लेंगे, अगर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों में से एक को आपने सिलेक्ट करना है, दूसरे को सिलेक्ट नहीं करना। आप प्लान बी को सिलेक्ट कर लेंगे और प्लान बी को जब सिलेक्ट करेंगे तो जारी बात है कि आप प्लान ए को छोड़ देंगे। अगर आपने प्लान ए को छोड़ा है तो आपने प्लान बी को अडॉप्ट किया। अगर आपने प्लान बी को अडॉप्ट कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये ले रहे हैं और प्लान ए को आप छोड़ रहे हैं। अगर आप उसको छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब कि वो अब आपको नहीं मिलेगा। आपने 7 लाख के गेन के लिए 5 लाख का गेन छोड़ दिया है। असल में आपका गेन फिर जो प्लान बी आपने इख्तियार किया वो आपने 2 लाख रुपए के इंक्रीमेंटल गेन की वजह से इख्तियार किया, और यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 5 लाख कि 5 लाख आपने छोड़ा है। तो हम जब भी फैसला करते हैं तो हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट कितना है। कई फैसलों में हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बर्दाश्त करनी पड़ती है कि हम एक ऑप्शन को अडॉप्ट करते हैं तो दूसरा ऑप्शन जो है वो एट द सेम टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है, हमें वो छोड़ना पड़ता है, हम उसे छोड़ देते हैं। चलें इसमें मिसाल देता हूं आपको। एक लेबर है, उसे ऑप्शन है, उसे काम करने की ऑप्शन दी जाती है कि आज आप एक कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करें, आपको आज के दिन का 2000 रुपीज पे किया जाएगा। थोड़ी देर बाद उसको दूसरी ऑफर आ जाती है और उसको कहा जाता है कि आपने आज दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करना है, तो आपको वहां से आज 3000 पे किया जाएगा। अब एक पर्सन जब सोचता है तो वो जारी पाता है अपना इंक्रीमेंटल बेनिफिट सोचेगा, तो वो इंक्रीमेंटल बेनिफिट में कहेगा ठीक है 3000 के लिए काम कर लेते हैं जिसमें ज्यादा फायदा।
तो जो उसमें जिसमें ज्यादा फायदा वो उसके लिए जाएगा। लेकिन वो ये जरूर याद रखेगा कि मैंने इस 3,000 के लिए 2,000 छोड़ा भी है। तो मीन्स आपकी जो वहां पे बेनिफिट है आपको, वो बेनिफिट असल में 1,000 का है। वो 1,000 का इंक्रीमेंटल बेनिफिट हो गया जिसके लिए आपने उसको अडॉप्ट किया, जारी बात है और अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन जो बेनिफिट आपने उसकी खातिर छोड़ा, कुर्बान किया, उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। आगे जाके हम इन कुछ चीजों को प्रैक्टिकली यूज करेंगे। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है जिसे हम संक कॉस्ट कहते हैं। संक कॉस्ट सिंक से निकला, डूब जाना। वो पैसे जो पहले से लगे हुए हैं, कॉस्ट which has already been bared, पहले से लगी हुई कॉस्ट है। आप उसको नए डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं करेंगे। नई डिसीजन मेकिंग में शामिल करने से मुराद कि आप उस लगी हुई कॉस्ट को बीच में बार बार ये लाके कैलकुलेशन में शामिल नहीं कर देंगे कि ये पहले इतने पैसे लगे थे। कॉस्ट विच हैज ऑलरेडी बीन बियर्ड एंड बेनिफिट हैज बीन गेन्ड, उससे बेनिफिट भी हासिल हो चुका। तो ऐसी कॉस्ट संक हो चुकी है। द कॉस्ट इज संक एंड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डिसीजन मेकिंग। इसको डिसीजन मेकिंग में फिर शामिल नहीं किया जाएगा। इसकी एक मिसाल मैं आपको आपके सामने रखता हूं कि आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आप कॉस्ट मेजर करते हैं कि कॉस्ट क्या होगी। सपोज उसकी कॉस्ट आती है 50 लाख और आप देखते हैं कि उसमें 10 लाख की कॉस्ट पहले से लगी हुई है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें क्रिएटेड है। तो टोटल मिला लेते हैं आप, तो वो कॉस्ट बन जाती है 50 + 10 60 लाख। अब आप पहले वाली कॉस्ट जो पहले लग चुकी है वो पहले से अपना फायदा दे रही है, आपने उसको भी शामिल कर लिया। आपको एक पर्सन ऑफर देता है कि जी आपको एक मकान दे रहे हैं, आप बनाया 70 लाख में ले लें। तो आप कंपेयर करते हैं कि वो 70 लाख हैं और ये 60 लाख हैं। बेसिकली आप गलत डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। उसमें 10 लाख शामिल हो ही नहीं सकता। वो इसलिए शामिल नहीं हो सकता क्योंकि वो एक संक कॉस्ट है, वो पहले से लग चुकी है, उसका अलग बेनिफिट है, वो करंट डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं होगी। बहुत सारे एसेट्स पे लगी हुई वो कॉस्ट जो पहले से लगी हुई हो, उसे दोबारा डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं किया जाता। ये कुछ डिसीजन मेकिंग से रेलेवेंट कॉस्ट थे। डिफरेंशियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। ये तीन कॉन्सेप्ट, इन तीनों का ताल्लुक डिसीजन मेकिंग से है कि हमें कॉस्ट की बुनियाद पर जब फैसले करने होते हैं तो इन तीन चीज़ों को हम सामने ज़रूर रखते हैं कि डिफरेंशियल बेनिफिट क्या है, डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, संक कॉस्ट क्या है। डिफरेंशियल बेनिफिट, डिफरेंशियल कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में लाजमी शामिल की जाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में लाजमी शामिल की जाती है और संक कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं की जाती क्योंकि इसका बेनिफिट अलग होता है, इसकी कॉस्ट बेनिफिट्स डिफरेंट होते हैं फ्रॉम करंट डिसीजन मेकिंग। तो इसे करंट डिसीजन मेकिंग में आमतौर पर शामिल नहीं किया जाता। ये कुछ कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट वन है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को अगर हम मिला लें तो ये दोनों मिलके बन जाते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। मींस के इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगा। अगर डायरेक्ट कॉस्ट की हमारे पास
इक्वेशन हो तो वो इक्वेशन इन दोनों के मजमुए के बराबर होगी कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को अगर हम जमा कर दें, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर अगर हम जमा कर दें तो हमारे पास बनेगा डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट इसकी ये इक्वेशन हो गई। अगर कहा जाए कि जी इनडायरेक्ट कौन सी है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट ये हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, जिसको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, इसी का नाम इनडायरेक्ट कॉस्ट है। आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल भी शामिल है, इनडायरेक्ट लेबर भी शामिल है, और इसमें तमाम फैक्ट्री ओवरहेड्स शामिल है। ओवरहेड मींस ऑल अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और कॉस्ट which are not direct material and which are not direct labor। हम कह सकते हैं कि वो कॉस्ट जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है, और जो डायरेक्ट नहीं है उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल शामिल है, इनडायरेक्ट मटेरियल शामिल है, इनडायरेक्ट लेबर शामिल है, फैक्ट्री एसेट शामिल है, टूल इक्विपमेंट शामिल है। डायरेक्ट को छोड़ दें तो प्रोडक्शन से ताल्लुक रखने वाली तमाम कॉस्ट MOH है, तमाम कॉस्ट इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल होगी। फिर क्या होगी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट विच इज नॉट डायरेक्ट, जो डायरेक्ट नहीं हो उसे हम इनडायरेक्ट कहेंगे। अब डायरेक्ट कौन सी है? डायरेक्ट मटेरियल है और डायरेक्ट लेबर है। इसके अलावा जो भी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एक चीज का नाम है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट को ऊपर बयान कर चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट का ही एक नाम है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कह लें या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह लें, उसमें दो हिस्से शामिल है, एक डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट कॉस्ट और एक दूसरी इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है और डायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में तमाम प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल है एक्सेप्ट डायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि डायरेक्ट वाली कोई चीज इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा फिर जो भी शामिल होगा वो सब इनडायरेक्ट कहलाएगा। ये बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं। इसमें कुछ सेलिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये हमारे नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इनको हम पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। ये हमारा मैनेजरियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम मज़ीद चीज़ें पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हमारे लेक्चर आगे बढ़ते हैं।